हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें से 30 में से 15 स्कोर लेकर आते हो जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया है जिससे आप और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। अगर आप 15 से कम स्कोर लेकर आप आते हो तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो आपके पास 1 महीने की प्रॉपर टाइम भी है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट 1500 प्लस क्वेश्चन और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ और साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का नोट्स भी आपको दिया जा रहा है सिर्फ़ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर को क्लियर कर सकते हो। ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन है आत्मा को, अचेतन, अधिगम या ऑप्शन डी है आवश्यकता। तो याद रखना, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आत्मा के स्थान को प्रतिपादित किया था, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, अन्ना फ्राइड, एडलर या ऑप्शन डी है बोलर। याद रखना, अन्ना फ्राइड आपके सिगमंड फ्राइड की सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था अन्ना फ्राइड। और क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सिगमंड फ्राइड। जहाँ भी मनोविश्लेषण वर्ड आप देखते हो वहाँ पर आंख बंद करके ऑप्शन सिगमंड फ्राइड को टिक आउट करना, आपका राइट आंसर ऑप्शन सिगमंड फ्राइड होगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा का मनोरचना है? तो पहला ऑप्शन है दमन, ऑप्शन बी है दलन, प्रक्षेपण या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शीलगुण पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 16, 2, 20 या ऑप्शन डी 12। तो कल ही मैंने आपको बताया था केटल के एक सामान्य अनुसार उसके व्यक्तित्व के जो मूल गुण होते हैं वो टोटल 2 होते हैं। किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक होता है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था आपको ये बताना है। यूंग, एडलर, कॉर्डिनर या ऑप्शन डी है फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एडलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? कल मैंने आपको टीएटी का फुल फॉर्म बताया था, तो आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। और याद रखना, टीएटी एक बुद्धि मापन परीक्षण नहीं है, टीएटी एक व्यक्तित्व मापन परीक्षण है, इसे याद रखिएगा। आपको ऑप्शन में ऐसा पूछ सकता है कि इन 4 ऑप्शन में कौन से बुद्धि परीक्षण है, और उसमें आपको टीएटी का ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, टीएटी आपका बुद्धि परीक्षण नहीं है, टीएटी एक व्यक्तित्व मापन परीक्षण माना जाता है, जो कि आपके प्रक्षेपी के लिए माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन अनंत सिद्धांत से निर्देशित होता है? आपको पता होगा मन की चेतना को 3 भागों में बांटा था सिगमंड फ्रॉइड ने, ईगो, ईद और सुपर ईगो। तो इन तीनों में कौन अनंत सिद्धांत को लेकर जिक्र करता है, कौन व्याख्या करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो आपका ईद होता है उसके अंदर आनंद सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है? पहला ऑप्शन है चिंतन, इमोशन, क्रिएटिविटी या ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन मन के आक्रामक पहलू नहीं है? ये कल के वीडियो में हमने इस सवाल को किया था। अगर आपने कल के वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने टॉप 50 एमसीक्यू करा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और याद रखना, जो आपके आक्रामक पहलू है उसके लिए जो आपका परहम होता है
कोई भी इम्पोर्टेंट पहलू नहीं माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहने वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियों की प्रतियोगिता क्या करती हैं? अगर आपने स्टोरी सुना हो इलेक्ट्रा और ओडिपस का, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में आपको बता दूँ। इलेक्ट्रा और एक ओडिपस नाम के 2 व्यक्ति थे, जो मनोविश्लेषण की एक धारणा है जो पिता और पुत्र के बीच यौन कर्षण से संबंधित माना जाता है। इस धारणा के अनुसार जैसा पुत्र अपने माँ की ओर आकर्षित होता है और सेम पुत्री का पिता के प्रति इमोशन कनेक्ट्स होता है। आप यहाँ देख सकते हो जब बच्चे छोटे होते हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, लड़की होती हैं, वो अपने पिता के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका अटैचमेंट होता है और जो बच्चे होते हैं, जो लड़का होता है, वो काफ़ी मदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है, काफ़ी एक-दूसरे के प्रति वो काफ़ी जेलसी करते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये सब कुछ आपके सिगमंड फ्रॉइड और एक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र किया था। लेकिन इसको लेकर कोई भी प्रूफ़ नहीं मिलता कि ऐसे आपके जीवन में या फिर इस धरती पे ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी प्रूफ़ नहीं मिलता है। बस एक ख़याली पुलाव है, जिसको लेकर इन वैज्ञानिकों ने अपने मन में इस पर एक प्रयोग किया था, जिसे सक्सेस नहीं माना गया। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने आत्मसिद्धता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है यूंग, ऑप्शन बी है फ्राइड, मैस्लो या ऑप्शन डी है रोजर्स। जब भी आपसे पूछ ले नीड ऑफ थ्योरी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो आंख बंद करके ऑप्शन सी टिक आउट करना, मैस्लो। मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नीड ऑफ थ्योरी के प्रतिपादन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एडलर को मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को किस मनोविज्ञान के एडलर माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है ज्ञात्मक, व्यक्तित्व, मानवतावादी या ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्तित्व मनोविज्ञान एडलर ने दिया था और मानवतावादी कार्ल रोजर्स को माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। यूंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मानवता मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है ज्ञात्मक, ऑप्शन सी है विश्लेषण या ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विश्लेषणात्मक। ठीक है, यहाँ पर एडलर एडलर आपका हो गया व्यक्तित्व, मानवतावादी कार्ल रोजर्स और विश्लेषण यूंग। ठीक है, ये 3 आपका जो थ्योरी है, आपको पता चल गया किस वैज्ञानिक ने दिया था। इसे आप नोट डाउन कर लेना, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर सिर्फ मानवतावादी मनोविज्ञान यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है मानवतावादी उपागम। इसके प्रतिपादक कौन है आपको ये बताना है। दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, उपागम और मनोविज्ञान में। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानवतावादी उपागम। पहला ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, जॉर्ज केली या ऑप्शन डी है अब्राहम मैस्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेइज्जत के अचेन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि या ऑप्शन डी प्रश्न वाली विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? पहला ऑप्शन है ईद, अहम, अचेतन या ऑप्शन डी है ब्रह्म। जो भी अभी तक अपने तैयारी को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अब सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, मैं क्या ही पढ़ लूँगा अभी से भी, तो आप ऐसे गलतफ़हमी में मत रहना। 20 से 25 दिन का समय है, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकते हो। ख़ासकर स्टेट स्टेट आप मतलब अगर मैं ईमानदारी से कहूँ ना, अगर आप सिर्फ़ 20 दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप आसानी से स्टेट पेपर क्वालीफ़ाई कर सकते हो।
अगर आपको नहीं पता कैसे स्टेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ईज़िली अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जितना भी है आपकी बीपीएससी के लिए है। बीपीएससी में आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्टेट में आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। सिर्फ़ उतना करने से आपका स्टेट पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? तो ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी से भी सिर्फ़ थोड़ा बहुत 20 से 25 दिन मेहनत कर लो, ईज़िली आप पेपर क्वालीफाई कर लोगे। नहीं तो बाद में आपको अफ़सोस होगा कि इतना अच्छा मौका हमने हाथ से गँवा दिया। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अहम। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अहम। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता-पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया एडिपस और इलेक्ट्रा की कहानी जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रायड के रक्षा युक्तियाँ जिसे आप डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? पहला ऑप्शन है दमन, विस्थापन, प्रतिगमन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दमन। क्वेश्चन नंबर 20, रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, तरुणावस्था या ऑप्शन डी है वयस्कावस्था। ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो आपका सेल्फ आत्म विकास का जो विकास होता है वो होता है शैशवावस्था से आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली जिसे आप ईपीक्यू से मापन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समाज विरोधी व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में कौन-सा स्टेटमेंट गलत है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हो। याद रखना इसका ऑप्शन सी जो है, प्राण की प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती है, स्टेटमेंट आपका गलत है। लैंगिक बिल्कुल नहीं होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में कौन-सा सही क्रम है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से देखोगे ऑप्शन को, थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो आप ईज़िली फाइंड कर पाओगे कि सबसे पहले मौखिक अवस्था होता है, उसके बाद गुदावस्था और थर्ड में आपका अव्यक्त अवस्था आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24, लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया था? तो मैंने अपने एनसीईआरटी के वीडियो में क्लास 12 में मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व के 3 प्रकार लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो कल भी मैंने बताया था शेल्डन द्वारा, जो अपने व्यक्तित्व को 3 भागों में बाँटते हैं। पहला लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। लंबाकृति में ऐसे लोग जो काफ़ी पतले-दुबले होते हैं, गोलाकृति में जो ऐसे लोग मोटे होते हैं और आयताकृति में दोनों का मिक्सचर होता है, जो मैंने काफ़ी डिटेल्स में ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 का डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। व्यक्तित्व मापन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु, ऑप्शन बी है समायोजन की समस्या दूर करने लिए, नेता का चुनाव हेतु या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसे आप डिफेंस मैकेनिज्म कहते हो, उसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर कैसे करता है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, आस्वादीकरण या ऑप्शन डी है दमन। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। आपको लगेगा क्या ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे स्टेट और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तब जाकर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि सेम आपके एग्ज़ाम के लायक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रक्षेपण।
क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है? तो जो आपके सी टाइप के लोग होते हैं, उनके अंदर विरोधाभासा नहीं देखने को मिलता है। ऐसे लोग विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? पहला ऑप्शन है इरोस, लिथिडो, थैनाटोस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इरोस। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट जिसे वाक्य पूर्ति परीक्षण कहते हो, वो किस तरह का परीक्षण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति की परीक्षण, प्रक्षेपीय परीक्षण, परिस्थितिज परीक्षण या ऑप्शन डी है रेटिंग मापनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रक्षेपीय परीक्षण। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि साक्षरकर का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अवलोकन के लिए अवसर पाना, ऑप्शन बी है आमने-सामने के संपर्क में सूचना और प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत बनाना या ऑप्शन डी है उनमें से सभी। तो याद रखिएगा जो आपका इंटरव्यू होता है वो आमने-सामने के संपर्क से सूचना आदान-प्रदान करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी पेपर 2 का, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो सिर्फ़ आपको 300 में दिया जा रहा है, जैसे कि आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। लेने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।